नमस्कार, मैं आकाश देशवाल स्वागत करता हूं आपका क्राइम पेट्रोल के एक नए एपिसोड में। आज की स्टोरी की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको क्राइम की स्टोरी सुनना पसंद है, देखना पसंद है, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए क्राइम की बेहद दिलचस्प स्टोरियाँ लाते रहते हैं। तो बिना किसी देरी के आज की स्टोरी की शुरुआत करते हैं। आपने वैसे तो बहुत से अपराधियों की कहानी सुनी होगी, कोई किसी काम में माहिर था तो कोई किसी काम में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आप किसी ऐसे अपराधी को जानते हैं जो किडनैप करने में सबसे ऊपर था, देश का सबसे नंबर 1 किडनैपर था, तो शायद आपको पता नहीं होगा, या कुछ लोग जानते भी होंगे तो उनके हिसाब से इस कड़ी में एक नाम और भी है, बबलू श्रीवास्तव का। लेकिन आज जिस अपराधी की कहानी हम आपको बताने वाले हैं उसके कुछ कांड ऐसे हैं जिसमें किडनैपिंग इंडस्ट्री में वो खुद का नाम बबलू श्रीवास्तव से ऊंचा कर लेता है। आखिर कौन है ये अपराधी और कैसे किडनैपिंग इंडस्ट्री का नंबर 1 खिलाड़ी बन गया, चलिए आपको बताते हैं। इस अपराधी के बारे में बताने से पहले हम आपको एक इसका ऐसा घटनाक्रम बताते हैं कि जब इसने इस घटना को अंजाम दिया तो सीबीआई, पुलिस और तमाम जो अधिकारी थे उन सभी पर सवालिया निशान खड़े हो गए थे। अब ये घटना जुड़ी है बनारस के सबसे बड़े व्यापारी आनंद प्रकाश अग्रवाल के साथ। उस समय आनंद प्रकाश अग्रवाल कोला के व्यापारी थे और नंबर 1 वो व्यापारी थे। इन पर अथाह पैसा था, बेशुमार दौलत थी। अब इसी दौलत के चक्कर में बहुत लोगों की इन पर नज़र भी थी। अब क्योंकि ऐसे में दौलत होना तो कहीं ना कहीं आदमी को भी लगता है कि अपनी सिक्योरिटी बढ़ा ली जाए, तो ये आनंद प्रकाश अग्रवाल ने भी किया। उन्होंने अपने आप को और पैसे को बचाने के लिए ऐसे एक सुरक्षा घेरे का इंतज़ाम कर रखा था जिसमें सेंध लगाना, वहाँ तक पहुंचना तो दूर, कोई सेंध लगाने की भी सोच नहीं सकता था। लेकिन फिर तारीख आती है 5 अगस्त 1999। इस दिन आनंद प्रकाश अग्रवाल अपने किले नुमा घर में मौजूद थे। सुबह करीब 5:30 बजे 4 लोग कोट पैंट टाई पहनकर उनके दरवाजे पर पहुंचे। सबके गले में स्टील की चैन और उसमें लटका आई कार्ड। उनमें उनकी फ़ोटो और बड़े बड़े अक्षरों में सीबीआई लिखा हुआ था। आनंद प्रकाश अग्रवाल की त्रिस्तरीय सुरक्षा थी। सबसे पहले बाहर के बैरियर पर कार को रोककर चेकिंग की जाती थी। इसके बाद एक और बड़ा गेट था जहां पर मौजूद सुरक्षाकर्मी तलाशी लेते थे। अगर बैरियर वाला भूल से या जानबूझकर तलाशी में कोताही कर दे तो वो दूसरे गेट पर पकड़ा जाता था। अब ये वो गेट था जहां से इंटरकॉम से अंदर मौजूद सुरक्षाकर्मियों को आने वाले के बारे में बताया जाता। आनंद प्रकाश अग्रवाल, उनके परिवार और उनके खास मुलाजिम को छोड़कर कोई भी किसी को अंदर आने का आदेश नहीं दे सकता था। आखिरी गेट पर पहुंचने के बाद एक बार फिर पुष्टि करने के लिए आनंद प्रकाश अग्रवाल की इजाज़त ली जाती थी और फिर आखिरकार बाहर से आने वाला व्यक्ति अंदर आ पाता। मारुति जैन में सवार ये 4 लोग उनके गेट पर पहुंचते हैं। 3 तो अपने आप को बड़ा अधिकारी बताते हैं, जबकि जो कार चला रहा था वो अपना आप को ड्राइवर बताता है। हाथ में एक सूटकेस था, बाकी जो थोड़े बहुत दस्तावेज होते हैं, सीबीआई की ड्रेस थी। अब जब इन्होंने ये जो इसका सुरक्षा घेरा था आनंद प्रकाश अग्रवाल का, इस सुरक्षा घेरे को सेंधा, तीनों लोग गेट के अंदर पहुंचे तो ये ड्राइंग रूम में आनंद का इंतज़ार कर रहे थे। अब ऐसे में हड़बड़ाहट में आनंद भी ड्राइंग रूम में पहुंचते हैं और जैसे ही पहुंचते हैं ये तीनों मिलकर उनसे उनका परिचय लेते हैं, उनको अपना परिचय देते भी हैं, साथ ही उनको बताते हैं कि उनके पास उनकी बैंक स्टेटमेंट और इनकम टैक्स से जुड़े कई दस्तावेज उनके पास हैं और जिसको लेकर एसएसपी उनसे सवाल करना चाहते हैं। अब ये सारी बातें होने के बाद उनमें से एक आदमी खड़ा होता है और आनंद प्रकाश से उनकी विदेश यात्रा के बारे में सवाल करता है, उनके घर वालों को लेकर उनसे कई सवाल करता है। अब जब ये सब कुछ चल रहा था, सवाल जवाब का सिलसिला, तो आनंद प्रकाश को भी उन पर थोड़ा सा शक होता है। लेकिन जिस हिसाब से सामने वाला सवाल पूछ रहा था, क्योंकि फर्राटेदार वो इंग्लिश बोल रहा था, अब ऐसे में वो भी थोड़ा सा सवाल जवाब करते हुए झिझके कि कहीं अगर ये सही में सीबीआई निकले तो शायद कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो वो उस समय उन्होंने चुप रहना बेहतर समझा। थोड़ी देर बात करने के बाद सीबीआई बनकर पहुंचे किडनैपर्स ने उनको कहा कि हम लोग जा रहे हैं और वो आधे घंटे में तैयार होकर एसपी साहब के पास पहुंचे। हम आपको वहीं मिलेंगे।
उन्होंने आनंद का विश्वास जीतने के लिए बताया कि वो होटल ताज में ठहरे हैं और साथ ही एक कमरा नंबर भी बताया। हालांकि वो कमरा नंबर फर्जी था। अब आनंद प्रकाश अग्रवाल को उनकी बातों से यकीन हो चला था कि ये असली सीबीआई वाले हैं। वो जाने के लिए निकले तो आनंद प्रकाश ने उनको बोला कि आप थोड़ी देर इंतजार करिए, मैं आपके साथ ही चलता हूँ। आनंद प्रकाश अग्रवाल ने अपनी गाड़ी निकलवाई, लेकिन किडनैपर्स ने उनको बोला कि अगर वो चाहें तो उनकी कार से चल सकते हैं। आनंद प्रकाश को भी लगा कि अगर वो अपनी कार से जाएंगे तो लोग पहचान लेंगे, लोगों को सीबीआई का पता लगेगा, तमाम अखबारबाजी होगी। यही सोचकर आनंद प्रकाश अग्रवाल सीबीआई वालों की गाड़ी में बैठकर ही चल दिए। अब जैसे ही गाड़ी ताज होटल जाने के बजाय शहर के बाहर की ओर मुड़ने लगी तो आनंद प्रकाश को शक हुआ, लेकिन तब तक किडनैपर्स अपनी चाल चल चुके थे। किडनैपर्स आनंद प्रकाश अग्रवाल को लखनऊ लेकर आ गए। वहां पर काला काकर कॉलोनी में एक मकान में इनको रख दिया गया। अब आनंद की तलाश जारी रही और तलाश करते करते रात के करीब 8:30 बजे आनंद के परिवार को एक फ़ोन आता है, और फ़ोन आता है दुबई से। अब इस फ़ोन में सीधे सीधे तौर पर परिवार वालों से फिरौती मांगी गई थी, और ये फिरौती कोई छोटी मोटी नहीं, पूरे 10 करोड़ रुपए की थी। अब यहाँ फ़ोन करने वाले शख्स का कहना था कि अगर आनंद की सलामती चाहते हो तो 10 करोड़ रुपए तैयार रखे, वो कल दोबारा फ़ोन करेगा। अब इसके बाद परिवार में अफरा तफरी का माहौल होता है और पुलिस में शिकायत की जाती है कि आनंद का अपहरण हो गया। अब बनारस के लक्सा थाने में आनंद के अपहरण की एफआईआर भी दर्ज की जाती है। अब अगले दिन फिर जैसा कि अपहरणकर्ता ने कहा था कि वो अगले दिन दोबारा फ़ोन करेगा, तो इस बीच में पुलिस ने परिवार वालों को कहा कि अगर अपहरण करने वाले का या फिरौती मांगने वाले का किसी का भी फ़ोन अगर आता है तो बात को कोशिश करें कि वो लंबी खींचें। अब इस काम में यूपी पुलिस तो लगी ही थी, साथ में यूपी एसटीएफ को भी लगाया गया। अब जैसे ही परिवार वालों पर अगले दिन कॉल आती है तो एसटीएफ ने इंटेलिजेंस ब्यूरो का सहारा लिया, उसकी मदद ली, और उन्हें पता लगता है कि ये नंबर दुबई के हवाला केंद्र का है, जहां से हवाला का लेन देन किया जाता है। अब जब इसके बारे में जांच पड़ताल हुई तो इसमें नाम आता है इरफान गोगा का। पुलिस इरफान गोगा की कुंडली खंगालना शुरू करती है। पुलिस को पता चलता है कि दुबई के इसी नंबर से दिल्ली के भी एक नंबर को कई बार कॉल किया गया था। इसी बीच परिवार ने हवाला के जरिए आनंद प्रकाश की रिहाई के लिए पैसा दे दिया। किडनैपिंग के 6 दिन बाद 11 अगस्त 1999 को आनंद प्रकाश अग्रवाल अपने घर आ गए। 2 दिन बाद आनंद प्रकाश अग्रवाल ने एसटीएफ के अधिकारी राजेश पांडे से बातचीत की और उन्हें बताया कि उन्हें किडनैपिंग के बाद लखनऊ में कहीं रखा गया था। एसटीएफ ढूंढते ढूंढते उस मकान तक भी पहुंच गई जहां पर आनंद प्रकाश को रखा गया था। वहां पर उन्हें मकान मालिक जगदम्बा प्रसाद शर्मा मिले, जिन्होंने बताया कि किसी लविंदर के नाम से मकान का एग्रीमेंट बनाया गया था और दूसरा नाम था दीपक गुप्ता का। तो मकान मालिक से इन दोनों का हुलिया पूछा गया और उनके मोबाइल नंबर भी लिए गए, जो एसटीएफ टीम को दे दिए गए। साथ ही सीबीआई वालों के आई कार्ड भी मिले, जिनका इस्तेमाल किडनैपिंग में किया गया था। जब मोबाइल नंबर को चेक किया गया तो बनारस के तमाम नंबर निकले, लेकिन नंबरों की तफ्तीश से पता चला कि बनारस में किडनैपर्स की मदद करने वाला आदमी बनारस के लल्लापुरा मोहल्ले का रहने वाला था और दूसरा आदमी दिल्ली का। लल्लापुरे का रहने वाले शख्स का नाम था आफ्ताब अंसारी। किडनैपिंग के बाद बात करें तो आफ्ताब अंसारी अपने साथियों के साथ कोलकाता पहुंच गया और 26 नवंबर 1999 को पार्थो प्रतिम बर्मन की किडनैपिंग को अंजाम दे डाला। बर्मन खादिम शूज के मालिक थे और इस किडनैपिंग को लेकर पश्चिम बंगाल में काफ़ी बवाल भी मचा था। 3 करोड़ 75 लाख रुपए वसूलने के बाद उनको छोड़ा गया और सारा पैसा हवाले के जरिए दुबई भेज दिया गया। अब ये केस सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि आफ्ताब अंसारी किस लेवल तक किडनैपर का किंगपिन बन चुका था। अब अगर कोई अमीर आदमी इसके टारगेट पर है और उसकी सुरक्षा का घेरा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर वो इसकी हिट लिस्ट में है तो समझो उसका किडनैप हो गया। अब ये जो आफ्ताब अंसारी का सफ़र था ये किडनैपिंग तक सीमित नहीं रहा। जब ये किडनैपिंग में इसने महारत हासिल कर ली तो ये इसके बाद इनने डॉन बनने का सफ़र भी शुरू किया, जिसमें काफ़ी हद तक सफल भी रहा। यहाँ तक कि इसका नाम काफ़ी आतंकी गतिविधियों में भी रहा है। अब उसमें चाहे बात करें तो अमेरिका का 9/11 का हमला हो, चाहे मुंबई के बम धमाके, सभी में आफ्ताब का नाम सामने आता रहा है। अमेरिका का 9/11 का हमला ये सभी को याद ही है। इस हमले को लेकर अमेरिकी एजेंसियों ने हमले में इस्तेमाल पैसे के बारे में पता करना शुरू किया तो पता चला कि बर्मन की किडनैपिंग से मिले पैसों में
कुछ पैसा मौलाना मसूद अजहर को भी पहुंचाया गया था। आफ्ताब अंसारी काफ़ी वक्त तक मसूद अजहर के साथ तिहाड़ जेल में बंद था। वहीं दोनों की जान पहचान हुई। साल 2002 में कोलकाता में अमेरिकी कल्चर सेंटर में हुए हमले में भी आफ्ताब अंसारी का नाम सामने आया था। इसमें भी जो इस हमले में फंडिंग की गई थी उसको लेकर आफ्ताब अंसारी का नाम सबसे पहले था। तब तक अंसारी दुबई भाग गया था और फिर भारत सरकार ने दुबई से इसका प्रत्यर्पण कराया। आफ्ताब अंसारी का नाम देश भर में हुई कई बड़ी हस्तियों की किडनैपिंग में भी आया, जिसका मुकदमा उस पर आज तक चल रहा है और वो देश की किसी जेल में बंद है। चलिए अब आपको इसका थोड़ा इतिहास बताते हैं जो आपको पता होना चाहिए। आफ्ताब का जन्म 1968 में वाराणसी के लल्लापुरा में हुआ था। इसके परिवार में इसकी माँ, 4 छोटी बहनें और एक बड़ा भाई अनवर अंसारी भी था। अब अनवर अंसारी एक ऐसा व्यक्ति था जो काम के हिसाब से अपने पेशों में रहता था और ये पेशे थे उसके या तो पत्रकार या फिर वकील। अब एक दिन आफ्ताब अंसारी को पता लगता है कि इसका बड़ा भाई अनवर अंसारी इन पेशों का फ़ायदा उठाकर अपने गैरकानूनी काम करता है। तो उसे ये जब बात पता लगी तो उसे ये समझ में आ गया कि अगर उसे रोब में रहना है या अधिकारियों पर अपना हुक्म चलाना है तो उसे इन दोनों में से कोई सा एक पेशा चुनना पड़ेगा, अब चाहे वो पत्रकार का हो चाहे वो वकील का हो। तो ऐसे में आफ्ताब ने पत्रकार का पेशा चुना और स्कूल की पढ़ाई करने के बाद BHU से ग्रेजुएशन करने लगा। अब इसी दौरान घर बैठे बैठे एक दिन बड़े भाई अनवर अंसारी ने आफ्ताब के सामने दिनेश ठाकुर, जो कि उस समय का बड़ा कुख्यात गैंगस्टर था वाराणसी का, उसका जिक्र किया। अब लेकिन अनवर ने ये जिक्र किया था एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन देने के लिए, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये इन्फॉर्मेशन आफ्ताब को इतनी भा जाएगी, उसको वो इसके घटनाक्रमों से, इसके कांड से इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा कि वो इसके रास्ते पर चल पड़ेगा। अब ग्रेजुएशन करते करते ही एक दिन अचानक आफ्ताब दिनेश ठाकुर से मिलने पहुंच गया। अब आफ्ताब दिनेश को गुरु मानकर जुर्म की दुनिया के दावपेच सीखता गया और नए नए कांड करने लगा। उसने अलग रास्ता चुना और वो रास्ता था अपहरण का। दिनेश से मिलने के बाद जहां आफ्ताब इसके इशारों पर काम करता था, तो वहीं 1995 में एक समय ऐसा भी आया जब आफ्ताब और दिनेश दोनों साथ मिलकर काम करने लगे। अपहरण के एक मामले में दिल्ली क्राइम ब्रांच को दिनेश और आफ्ताब के एक होटल में रहने की खबर लगी। जगह थी उत्तर पश्चिम मॉडल टाउन इलाका। दिनेश ने पुलिस को आता देख पुलिस पर फायर झोंक दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दिनेश मारा गया, जबकि आफ्ताब के पास देसी तमंचा था जिसमें गोली फंस गई और इस फंसी हुई गोली की वजह से पुलिस ने उसे जिंदा गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद से आफ्ताब समझ चुका था कि इस दुनिया में उसे कैसे जीना है। इसके बाद आफ्ताब को तिहाड़ जेल में लाया गया। अब तिहाड़ जेल में आफ्ताब की मुलाकात होती है आतंकी मौलाना मसूद अजहर और उमर शेख जैसे आतंकियों से। यह हालांकि इन आतंकियों को बाद में कंधार विमान हाईजैक मामले में छोड़ा गया था, लेकिन जब कुछ समय बाद 1998 में आफ्ताब को जेल से रिहा किया गया तो ये रिहा होने के बाद दुबई चला गया, लेकिन इसके बाद भी इसने इन आतंकियों का साथ नहीं छोड़ा और बार बार इनका साथ देता रहा। जिसमें जो भी आतंकी गतिविधियां होती उसमें आफ्ताब का नाम सामने आता रहा। तो ये थी इस अपराधी की कहानी। ये देश के नंबर 1 किडनैपर की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आप लोगों के लिए क्राइम की ऐसी दिलचस्प स्टोरियाँ लाते रहते हैं। अब मुझे और मेरे कैमरामैन हर्ष को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।